गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा चैनल एंड माई सेल्फ पीयूष चौहान। आज है 21 फरवरी और देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको द हिंदू ने अपने यहाँ किया है, कवर अप किया है, मेन उसको जगह दी है अपने न्यूज़पेपर में। देखेंगे, समझेंगे कौन सी न्यूज़ ऐसी हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए आज के न्यूज़पेपर में। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। ओके, जो फर्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडर्स के यहाँ पर जो है वो ईडी ने जो है वो छापेमारी की है। और ईडी जैसे कि आप जानते हैं क्या, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, और देखिए गवर्नमेंट की कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ होती हैं जो गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में, है ना, इन विजिलेंस कमीशन के तौर पे काम करती हैं, देखती हैं। ओके ओके, और ये जो ईडी एजेंसी है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके बारे में आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा और क्या काम करती है, किस तरह से एक्ट करती है। ओके, तो अगर हम देखें, इसको समझें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1956 में स्टैब्लिश किया था। ओके, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन established in 1956 by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। काम क्या करती है, तो काम करने के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और इरेगुलर एक्टिविटीज़ इन फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम देखें तो ईडी का जो है मेनली काम है। और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो फेमा है, और पीएमएलए एक्ट, ओके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट 2002 एंड फेमा एक्ट 1999। ओके, तो फेमा जो एक्ट है 1999, उसके उसके आधार पर पावर विड्रॉन करती है, और साथ ही पीएमएलए एक्ट जो है 2002 का, वहाँ से भी जो है पावर विड्रॉन करता है जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ओके, मेनली काम क्या है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में अगर इंडल्ज है, तो उसके अकाउंट्स की जांच करना और उसकी तहकीकात करना। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है काम करती है, उससे असिस्टेंट करती है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वो लीड करता है, वो इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ओके, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है टाइम टू टाइम जगह जगह छापेमारी की जाती है, और उन संदिग्ध व्यक्तियों को या उन इंस्टीट्यूशन को फैच आउट किया जाता है जो इन दो कानूनों का क्या करते हैं, करते नजर आते हैं। इलीगल तरीके से पैसे को घुमाते हैं, सिस्टम में डालते हैं, उससे ब्लैक मनी जनरेट करते हैं, और उसको फर्दर जो है डैमेज करने का काम करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को। तो ये जो एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसके बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर जाननी जरूरी थी। बाकी ये है सब पॉलिटिकल चीज़ें, है ना, किस तरह से छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट हुए हैं, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, जो पार्टियां हैं, दोनों मुख्य पार्टियां हैं देश की, कैसे एक दूसरे पर हमलावर रहती हैं, वो यहाँ पर हमने देखा है, और वो आप सब देखते भी रहते हैं। लेकिन हमें यहाँ से जानना जो है वो ये जानना है कि ईडी कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बाकी बीच में जो है एडिटोरियल पेज और फ्रंट पेज के बीच कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं लगी। मैक्सिमम जो न्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्टेज है। तो उस पर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे जो है हम एडिटोरियल पेज की तरफ चलेंगे। और एडिटोरियल पेज में जो आज मेन एडिटोरियल है वो वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है कि साहब जो वुमेन्स हैं उनका जो रोल है इकोनॉमी में वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, वो तो बेंचमार्क हो सकता है, लेकिन जो है वर्क प्लेस की सेफ्टी जो है वुमेन्स की, वो हमेशा से कंसर्न रही है। और वहाँ पर जो है नॉर्म्स बनाने में, उसको वहाँ पर वुमेन्स को वर्क प्लेस पर सुविधाएं देने में, स्पेशली सिक्योरिटी देने में जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है ना, और उसको ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है। ओके, आर के विज साहब जो कि फॉर्मर स्पेशल डीजी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ पुलिस में, उन्होंने बोला है, वो बोल रहे कि देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ हाल ही में कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, है ना, रेसलिंग में या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई उनके खिलाफ क्या हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक सीनियर जो मंत्री हैं उन पर ऊपर एलिगेशंस लगे, और उसके बाद यहाँ से ये आगे बिल्डअप करके कहते हैं कि ये केवल, आप सोचिए कि इतनी प्रसिद्ध महिलाएं और इतने प्रेस्टिजियस गेम में वो अपना योगदान देती हैं, उस उनके साथ जब वो अनसेफ हैं इस टॉप लेवल पर, तो नीचे के लेवल पर महिलाएं कितना ही सुरक्षित होती होंगी वर्क प्लेस पर, है ना।
ऐसा इनका कहना है। उन्होंने ये बोला कि फरवरी 2021 में भी एक जर्नलिस्ट थी, है ना, और उनको भी सेक्सुअली हरेस किया किसी ने, और बाद में जब वो पर्सन कन्विक्ट हुआ, गिल्टी ठहराया गया कोर्ट के द्वारा, तो बहुत ही एक खुशी का माहौल उनके पर्सपेक्टिव से था, और वो इस बात को कोर्ट करती पाई गई कि देखिए ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन डिले है ना, जस्टिस में डिले है। और चार्जेस को फ्रेम करना और पर्सन को, विक्टिम को आइडेंटिफाई करके उसको सजा दिलाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत थकाऊ और उबाऊ प्रोसेस है। हर महिला इस चीज पर नहीं जा सकती, है ना, ऐसा भी वो अपने इस आर्टिकल में कहते हैं। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इस पे ध्यान देते हुए, जैसे कि जो आईपीसी का सेक्शन 354A है या फिर 509 है ना, 2 आर्टिकल का इन्होंने जिक्र किया है, 354A एंड 509 सेक्शन 509। तो इन दोनों को ज़्यादा प्रॉपर वे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। और जो आईपीसी की धाराएं हैं, इसके तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज होता है या फिर ये धाराएं किसी पर लगती, तो उस विक्टिम को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के मुकदमों को चला सकते हैं। और विशाखा गाइडलाइंस जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई 1997 में, तो उनको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो कितनी चीज़ हो गई? 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ हो गई? एक है अंडर सेक्शन 354A एंड 509, एक हो गया आईपीसी का सेक्शन 354A एंड सेकेंड वन इज 509, और थर्ड वन क्या है? ये फर्स्ट था, सेकेंड, इन दोनों सेक्शंस को लागू करने की जरूरत है। और तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो विशाखा गाइडलाइंस दी हैं, है ना, विशाखा गाइडलाइंस जो दी हैं, जो गाइडलाइंस दी हैं 1997 में, उनको गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है? सही तरीके से लागू करवाने की ज़रूरत है वर्क प्लेस पर। अगर ये लागू हो जाएंगी तो वहाँ पर वुमेन क्या है, ज़्यादा सेफ महसूस कर सकेंगी और इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन जो है, ऑब्वियस सी बात है, बेहतर आ पाएगा, ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा। ऐसा अपने आर्टिकल में इनके द्वारा कहा गया है। आगे ये बोलते हैं कि भाई देखो, ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये देखने को मिलता है कि ये जो वायलेंस है ना महिलाओं के खिलाफ, ये स्ट्रक्चरल है ना। ऐसा डाटा अगर आप देखेंगे और समझेंगे, उससे आपको देखने को मिलेगा कि ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है। और इस पे जो डाटा हमें मिलता है, जो डाटा हमें रिसीव होता है, पता चलता है कि ये जो वुमेन्स के साथ जो गलत हरकतें होती हैं या फिर उनका मोलेस्टेशन होता है, तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों जगह हो रहा है ना। ऐसा नहीं है केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसका डाटा हमें नहीं मिल पाता तो केवल वहीं पर वुमेन्स का जो है मोलेस्टेशन होता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ होने वाला उत्पीड़न काफ़ी एविडेंट है, ऐसा आर्टिकल में ये बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि भाई देखो, जब तक सोसाइटी में ना सोशल कल्चर चेंज नहीं आएगा और इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा, जब तक ये महिलाएं सशक्त नहीं होंगी आर्थिक रूप से, और लोगों के माइंडसेट में, सोसाइटी के माइंडसेट में, कल्चर में चेंज नहीं आएगा, तब तक ये चीज़ें जो हैं हो नहीं पाएंगी, है ना। तो ये सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस तरह के क्राइम करना, महिलाओं के प्रति दुर्भावना रखना, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है और सोसाइटी को इसको एड्रेस करना चाहिए। ओके, आगे अपने आर्टिकल में वो बोलते हैं कि देखो, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं कि हम अगर हम डाटा की तरफ एक बार फिर से उन्होंने डाटा कोट किया और उन्होंने देखा है कि हम ये कर सकते हैं कि लोअर पोजीशन हो चाहे वो अपर पोजीशन हो, हर जगह आपको जो है डाटा से ये पता चलेगा, जो गवर्नमेंट का डाटा है कौन सा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा। पीरियोडिक काफ़ी फेमस डाटा होता भी है, गवर्नमेंट इसको रेफर भी करती है, कि जो PLFS का डाटा है वो ये बताता है 2021 का, कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो लगातार क्या होता जा रहा है, और पहले कम था, अब जो है लगातार क्या है, पहले इसकी कंपैरिजन में तो बढ़ा है ना। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LFPR है, वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में पिछले कुछ साल में, 1-2 साल में ना, खासकर कोरोना के बाद से, उससे पहले से वो घटा है वुमेन। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो है या तो वो घरों की तरफ मुड़ गई हैं, है ना, या फिर जो है उन्होंने या फिर इस तरह की इनकम जनरेट हुई है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके बीच में, कि उन्होंने महिलाओं को ये बोला है कि आप जो है घर को संभालिए, बाहर का काम जो है
वो हम लोग देखेंगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक लिमिटेशन है ना, ये डाटा से प्रूव करने की वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि ये डाटा जो है आता रहता है, हर साल आता है, गवर्नमेंट का डाटा है, PLFS का और LFPR का, और वो भी अपने आप में जो है ये दिखाता है कि महिलाओं के साथ जो है उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बना हुआ है। अब क्या करना चाहिए, क्या कर, एक और दिक्कत है महिलाओं के साथ कि भाई महिलाएं जो है सुबह जल्दी शुरू करती हैं और घर का काम करती हैं, उसके बाद जो है वो ऑफिस का काम करती हैं, फिर जाके वो घर का काम करती हैं, और फिर जाके क्या है उनका रेस्ट होता है। अगर आप पूरा टाइम का देखें 24 आवर्स का साइकिल, तो मेंस के कंपैरिजन में जो है वुमेन का जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी घर के हो या डोमेस्टिक वर्क हो चाहे हो, है ना। तो डबल प्रेशर है वुमेन के ऊपर, क्या है, डबल प्रेशर है ना, काम करने का ड्यूअल प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो ये भी एक चिंताजनक बात है, इनसे उनके हेल्थ के कंसर्न्स भी रहते हैं, है ना, हेल्थ के कंसर्न्स रहते हैं, वो तनाव में रहती हैं, और ये उनकी ओवरऑल जो उनका नेचर है महिलाओं का और उनका हेल्थ है उसके लिए भी क्या सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, तो गोल को फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए, फिक्सिंग गोल्स के वही सब बातें हैं जो हम जानते भी क्या करने की जरूरत है। तो उन्होंने बोला है कि भाई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरह के गोल डिसाइड करने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकते हैं, है ना, एम्प्लॉय क्या कर सकता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे सकता है वुमेन को काम करने के लिए, वहां पर सेक्सुअल हेरेसमेंट ना हो, है ना, कोई कंप्लेंट अगर होती है तो उसको जो है क्विकली क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए, क्विकली क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। ये देखिए, है ना, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट जो 2013 का है, जो गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, उसमें ये बोला गया है उसको सही से लागू करना, और अगर किसी के ऊपर चार्जेस फ्रेम होते हैं तो उस पर्सन को फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जो है उसके ऊपर केस चलना चाहिए, और महिलाओं को क्या है, सुरक्षा दी जानी चाहिए, है ना। ये तो शॉर्ट टर्म के हो गए। मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं, है ना, मीडियम टर्म में हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, ओके, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो हम बढ़ा सकते हैं, है ना। अभी तो वो क्या है, लिमिटेड है, बस बहुत ही कम है कंपैरिजन, अगर मेल की कंपैरिजन करें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी कम। हम इस, अब देखो पॉपुलेशन तो 50% है महिलाओं की, और पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी काफ़ी, है ना। फिर चाहे वो जमीनों का अधिकार हो, चाहे कंपनियों में अधिकार हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप केस उठा लें, तो वहाँ पर महिलाओं के राइट्स क्या है, काफ़ी कम है। तो हमें उसको क्या करने की जरूरत है, इक्वेट करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करेंगे, और ड्रॉप आउट रेट जो महिलाओं का हो रहा है खासकर की स्कूल के बाद हायर एजुकेशन के में, है ना, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ कल्चरल वायलेंस जो हो रहा है वुमेन का, उसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाकर माइंडसेट में लोगों के बदलाव कर सकते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, करते हैं, तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में भी जो है सोसाइटी में से इस तरह की घटनाएं निकल जाएंगी जहाँ पर वुमेन्स को क्या है, वर्क प्लेस पर क्या, मोलेस्टिंग जैसी चीज, मोलेस्ट जैसा होना पड़ता है, इन सब चीज़ों का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा अगर हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट में ये क्वेश्चन पूछा जाना नॉर्मल हर साल ही, है ना कहीं किसी भी, अगर आप स्टीचर्स एग्जाम को लिखेंगे तो वहीं क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और वल्नरेबल सेक्शन जो कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, विकलांग ये होते हैं, पर सरकार का भी ध्यान है, और एग्जाम पेपर बनता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कोई स्कीम है या कुछ भी है पूछा जाता है ना। और आप कहीं डिबेट करें तो ये डिबेट में कई पार्ट हो सकता है। इस वजह से ये जो आर्टिकल है इसको एक बार देखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा आर्टिकल और है जो फर्दर इंपॉर्टेंट है, अगेन वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है ना। ये आर्टिकल ये बोलता है कि लॉ टू रेज मार्शल एज, ओके, मैरिटल एज इज नॉट एनफ एज एनफोर्समेंट इज पुअर। देखिए सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो DY चंद्रचूड़ साहब हमारे CJ हैं, के सामने अभी कुछ दिनों पहले केस गया और उसमें ये पिटिशन डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो महिलाओं की एज, जो शादी की उम्र है, उससे रिलेटेड अपने फैसले को कुछ कहे उस पर, है ना, उस पर कुछ टिप्पणी करे। कोर्ट ने मना कर दिया, साफ मना कर दिया, कहा भैया हमारा काम नहीं है ना, ये काम किसका है, ये काम है पार्लियामेंट का। किसका काम है, ये पार्लियामेंट का काम है ना। और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में 2021 में, दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें ये था कि महिलाओं की एज भी अब 18 से बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, 21 साल कर देनी चाहिए। तक कितनी है महिलाओं की शादी की, 18, और जेंट्स की कितनी है, 21। ये M की है, ये F की है। बिल में ये प्रोविजन है कि F की एज भी अब कितनी कर दो, 21 कर दो, F को भी यहाँ ले वेट कर दो, है ना। हो सकता है तो मेल की ओर बढ़ा दो, है ना। तो ये इस तरह का बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग है, 2021 से पेंडिंग है। पेश किया था मोदी सरकार ने बिल, फिर बाद में इस पर स्क्रूटनी की जरूरत पड़ी और सोचा कि और विचार होना चाहिए। फिर इसको विचार करने के लिए जो है, जो कमिटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट कमिटीज़ होती,
पर भेज दिया गया। ठीक है, अब ये बिल जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो सही बात है, चलो हो जाएगा डिसीजन, उस पर आ जाएगा। तो बहुत सारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, है ना, और बहुत सारी जो ऑर्थोडॉक्स कहें या विचार रखने वाले लोग हैं, हो सकता है कि माइनॉरिटीज वाला सेक्शन है, जिनको लगता हो कि इसकी जरूरत नहीं है, इस बिल को लाने की जरूरत नहीं है, वो लोग, उन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर कुछ टिप्पणी करे, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब हमारा काम नहीं है, ये डिसाइड करने का काम किसका है, पार्लियामेंट का, इस पर कोर्ट कुछ नहीं बोले। ठीक है, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बताया है कि भाई पार्लियामेंट का सोवरन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में बिल, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल लाना है पार्लियामेंट का, अगर वो बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है फिर उसको जुडिशियल रिव्यू किया जाए, है ना। अभी नहीं, पहले हम कैसे बोलते हैं, पहले बिल को आने दें, को बनने दें, वो पार्लियामेंट का राइट है, वो हम कैसे उससे उनसे स्नैच कर सकते हैं। फिर इस आर्टिकल में आगे डाटा दिया गया है ना, डाटा ये दिया गया है कि भैया देखो ऐसा है कि 18 साल से 24 साल, 45 साल से 49 साल, है ना, दो ब्रैकेट बने हुए देखिए आपके सामने यहाँ, अगर आप इस चार्ट को देखें, 30 से 24 साल का एक ब्रैकेट है और 45 टू 49 ईयर्स का ये ब्रैकेट है। ऐसी महिलाएं जो 20 से 24 साल की हैं, ऐसी महिलाएं जो 45 से 49 ईयर्स की, है ना, और उनका ये यहाँ पर जो है डायग्राम में उनकी पोजीशन को स्टैब्लिश किया गया है स्टेट वाइज स्टेट, है ना। तो देखने को मिलता है कि ऐसे स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है ना, राजस्थान है, एमपी है, तो यहाँ पर जो है उन महिलाओं का नंबर ज़्यादा है जो जल्दी उम्र में उनकी क्या हो गई, शादी हो गई, 20 से 24 के बीच शादी होगी, उनका परसेंटेज क्या है, काफ़ी राइज किया। ठीक है, और ये चिंताजनक बात भी है ना। और हालांकि जो है पहले कंपैरिजन में अच्छा हुआ है, लेकिन अभी उतना भी अच्छा नहीं हुआ है ना। और यहाँ पर इन्हीं देखिए ज़्यादा उसमें खोने की जरूरत नहीं, आंकड़े में ज़्यादा खोने की जरूरत नहीं है, आप कुछ आंकड़ा अगर आपको डाटा है आप याद कर सकें तो कर सकते हैं, है ना। लीगल मैरिज एज 18 साल है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि 18 एज लीगल है ना। तो अब लोगों ने क्या किया है, बस 18 साल होने का वेट करते हैं, 18 का होते ही 20 इसके बीच शादी कर देते हैं, है ना, बहुत सारे इन स्टेट्स के जिनके मैंने नाम लिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं, 23% महिलाएं देश में ऐसी हैं जो अपना 18वां बर्थडे भी नहीं मना पाती और उनकी शादी हो जाती है। जब 18वां बर्थडे मना 23% महिलाएं ऐसी हैं जो 18th बर्थडे का होते ही मनाते ही उनकी शादी कर दी। काफी बड़ा नंबर, 100 में से अगर 23% महिलाएं ऐसी है, 1/4 हो गया, है ना। 1/4 महिलाएं ऐसी हैं कंट्रीज में जिनकी शादी जस्ट 18 ईयर्स की एज में ही हो जा रही है ना। तो वो उसको फिर यहाँ पर मैपिंग की गई है कि भाई स्टेट वाइज, अब स्टेट वाइज किस किस स्टेट में कितना कितना है, उसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1/4 महिलाएं ऐसी हैं कंट्री के अंदर जिनकी जो शादी है वो लीगल एज होते ही हो जाती है, 18 साल है लीगल एज, है ना, तभी हो जाती है। ओके, बिल में प्रपोज किया गया है कि हम इस एज को बढ़ाएंगे, 18 से बढ़ा के 21 कर देंगे। और इंडिया में देखा गया है कि 60% महिलाएं, अभी जो चल रहा है कि 60% वुमेन इन इंडिया नाउ डेज, उनकी शादी जो है वो 25 से 29 के बीच, 25 से 29 के बीच शादी होने वाली महिलाओं का नंबर है 60%। 60% महिलाएं ऐसी हैं, 60%। और जो 21वें बर्थडे से बस उनकी शादी का काउंटडाउन शुरू हो जाए, 21 से शुरू हो जाता है, 60% महिलाएं ऐसी। सोचिए 25 से 29 का जो ब्रैकेट है ना, उसमें लाई करने वाली महिलाएं मोर देन 60% है, मोर देन 60। और ये ईस्टर्न सेक्शन में काफ़ी होता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, है ना, और इधर वाले जो स्टेट हैं, एमपी, नीचे वाला देखें, राजस्थान देखें, तेलंगाना, इनका दिया है इन्होंने। तो ये वाला जो सेक्शन है वहाँ पर क्या किया है उन्होंने, मेंशन किया हुआ है इस चीज़ को। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें नए डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि बस आपको ये याद रखना है कि जो है हम जो हैं इस डाटा को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सेक्टर वाइज यूज़ कर सकते हैं, स्टेट वाइज यूज़ कर सकते हैं, और सेकेंडली क्या यूज़ कर सकते हैं हम कि भाई परसेंटेज वाइज हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितना परसेंट है, पैन इंडिया लेवल पे कितना है ना, इसको हम उस स्टेट पर यूज़ कर सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ASD। ओके, ये बोलता है कि भाई देखिए ऑटिज्म एक बीमारी होती है। ऑटिज्म बीमारी में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा और अगर ऑटिज्म बीमारी से पीड़ित है, तो इस डिसऑर्डर में ये होता है कि उसके न्यूरॉन्स जो है फुली डेवलप नहीं हो पाते। एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। कैसी बीमारी है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है। क्या नाम है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति, बच्चों में ये काफ़ी देखने को मिलती है, उसमें अगर ये बीमारी है तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वो बच्चा जो है सोशली इंटरेक्शन करने में काफ़ी क्या होता है, वीक होता है। उसकी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, काफ़ी कमज़ोर होती है। मतलब कि
मंदबुद्धि टाइप, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा फील होगा आपको जब आप उनसे बात करेंगे। तो ये बीमारी से पीड़ित बच्चे जो हैं वो थोड़े से सोशली, वर्बली और नॉन वर्बली जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाते सोसाइटी से उतना, जितना कि क्या कर पाते हैं नॉर्मल बच्चे जो है कर पाते हैं, है ना। तो ये ASD एक बीमारी है। यहाँ पर ये समझने का जरूरत है कि एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसीज, न्यूरो की वजह से होने वाली एक बीमारी है जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये समझना है। अब WHO ने इस पे कंसर्न ये दिखाया है कि भाई देखो ऐसा है कि वो बच्चे जो ASD जैसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए क्या है, हम माइक्रोबायोम लिंक, अगर हम माइक्रोबायोम के थ्रू, अगर हम लिंकेज के थ्रू अगर उनका ट्रीटमेंट करना चाहें तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, है ना। स्टडी चल रही है अभी, इसमें फाइनल कुछ नहीं है, बस एक कहना चाहिए कि एक तरह से प्रयास है ना, एक एफर्ट है, उस पर फोकस करता है। WHO ने बोला है कि हम इस सेगमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोबायोम जो लिंकेज है उसको हम ट्राई कर सकते हैं ASD के अंदर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर, और कुछ हमें बेटर रिजल्ट शायद देखने को मिल जाए, ऐसा जो है इस आर्टिकल का कहना है। अब इसमें जिस्ट में अगर आप आएंगे, जिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो बीमारी है ये एक अपने आप में जो है एक रेस्ट्रिक्शन लगाती है, और बिहेवियर रेस्ट्रिक्शन लगाती है बच्चों के ऊपर, और माइक्रोबायोम जो है वो एक बिग इम्पैक्ट छोड़ सकता है, इम्यून मॉड्यूलेशन कर सकता है ना। जो इम्यून सिस्टम है, जो न्यूरॉन से, और या भी जो न्यूरॉन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड चेंज ला सकते हैं, उसमें मॉड्यूलेशन कर सकते हैं माइक्रोबायोम लिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू, है ना, इस तकनीक के थ्रू। इन्वेस्टिगेशन हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस जो माइक्रोबायोम टेक्निक है उसके थ्रू जो है हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें ASD से ग्रसित बच्चा जो है वो अपना बेस्ट दे सके, है ना। अब उसकी जो समस्या है उससे उबर सके, अपनी चीज कर सके, ज़्यादा अच्छे से प्रोपोगेट कर सके, ऐसा जो है माइक्रोबायोम जो तकनीक है और जो सिस्टम है वो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, ठीक है। तो ऑटिज्म क्या है, एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसीज है जो मेजरली क्या है बच्चों में देखने को मिलती है, और WHO का डाटा भी है इससे रिलेटेड, है ना। वो कहता है कि 100 में से पूरी दुनिया में एक बच्चा जो है ASD की बीमारी से जूझता नजर आता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या है, तो एड्रेस किए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप देखें, ये नहीं, ये जो आर्टिकल है ये है ना भाई, साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें, साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि जो साउथ साउथ चाइना का एरिया अगर हम देखें, देखिए जी, अगर हमें चाइना को यहाँ ड्रॉ करना चाहो, अगर कुछ इस तरह से चाइना का सेक्शन जो है वो होगा इस तरह से, ये जापान वाला एरिया है, और यहाँ पर फिलीपींस, ये फिलीपींस का एरिया है, ये फिलीपींस, ये जापान है, और ये चाइना है, ठीक है। ये रशिया वाला सेक्शन हो गया, और यहाँ इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। और यहाँ जो कंट्रीज हैं ये आसियान की कंट्रीज हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाता है साउथ चाइना, साउथ चाइना, साउथ चाइना, ठीक है। साउथ चाइना सी में जो चीन है उसने जबरदस्ती अपनी दादागिरी बना के रखी हुई है ना, ऐसा समझिए। उसने क्या किया हुआ है साउथ चाइना सी के अंदर कि जबरदस्ती ऐसी जगहों पर क्या कर रखा है, कब्जा किया हुआ है जो UN क्लॉज के आधार पर गलत ठहराए जा सकते हैं, है ना। ओके, UN क्लॉज उस पर जो है राइट नहीं देता चाइना को, लेकिन चाइना जबरदस्ती क्या किया हुआ है उस पर अपना क्लेम किया हुआ। देखिए मैं आपको समझा, ये देखिए अगर हम यहाँ देखें इस वाले फिगर को अगर आप देख पाए, ये साउथ चाइना सेक्शन है, तो ये चाइना वाला है, ये वियतनाम है। तो यहाँ पर कुछ आइलैंड्स अगर आपको नजर आ रहे हो, जैसे कि ये आइलैंड, ओके, ये आइलैंड अगर आपको नजर आ रहा हो, पार्सल आइलैंड, ये नजर आ रहा हो स्प्रेटले आइलैंड, ओके। तो ये जो पार्सल और स्प्रेटले आइलैंड्स हैं इन पर चाइना अपना अधिकार बताता है, और ये जो रेड डॉटेड लाइन है इस पूरे एरिया को चाइना अपना बताता है। मतलब ये पूरा साउथ चाइना किसका है, चाइना का। और इस रेड डॉटेड लाइन को बोलते हैं 9 डैश लाइन। क्या बोलते हैं, 9 डैश लाइन। UN क्लोज ने बोला हुआ है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इधर ये वाले भी तो कंट्रीज है ना, तो कुछ हिस्सा साउथ चाइना सी का इनके पास होगा और कुछ हिस्सा तुम्हारे पास होगा।
इधर का कुछ हिस्सा वियतनाम के पास होगा, कुछ फिलीपींस के पास होगा इस साउथ चाइना सी का, और कुछ मलेशिया के पास होगा। चाइना कहता है ऐसा कुछ नहीं, सारा हमारा है, ठीक है, ये हम बंटवारा वटवारा नहीं कर सकते, यूएन क्लोज तुम रहने दो, है ना, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसा बोलना है चाइना। देखिए इसमें आप अगर 9 डैश लाइन आप ज्यादा अच्छे से विजुअल आपको हो पाएगी, जो रेड लाइन है 9 डैश, ये पूरा एरिया चाइना अपना बताता है, और इसमें 2 आइलैंड है, पार्सेल और स्प्रेडले, ठीक है। इन 2 आइलैंड्स पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं, ठीक है, समझते हैं क्या है ये आइलैंड, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो फिलीपींस है, और उसने ये बोला भाई यूएन क्लोज के जो नियम है, यूनाइटेड नेशन का जो ओशन रिलेटेड रूल है, उसको वॉयलेट कर रहा है चाइना। ऐसा कौन बोल रहा है? वियतनाम ने बोला। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पीसीए, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में, उसने ये बोला कि भाई चाइना जो है वहां पर जबरदस्ती ना करे, लेकिन अपना जजमेंट भी दिया उन्होंने 2016 में, लेकिन चाइना उसको मानने को तैयार नहीं है। चाइना बोलता है कि इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है और हम इसको नहीं मानते, हम पीसीए को भी नहीं मानेंगे। समझिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कोई मानने को तैयार नहीं है चाइना, ठीक है। इसके बाद चाइना ने ये बोला कि ये जो पार्सेल और स्प्रेटले आइलैंड है 9 डैश लाइन के अंदर, जो मैंने आपको दिखाए थे, ओके, ये तरह से अगर हम देखें, यहां पर ये पार्सेल आइलैंड है, ये स्प्रेटले आइलैंड है, और ये पार्सेल आइलैंड, इनको भी चाइना क्या कहता है, ये किसका है, ये हमारा हिस्सा है और ये हमारा है, इस पर किसी और अगल बगल के कंट्रीज का क्या है, राइट नहीं है। ऐसा चाइना क्या करता है, क्लेम करता है। अब चाइना ये बोलता है कि भाई ये जो यूएन क्लोज के नियम है ना, ये लगेंगे ही नहीं पार्सल और उस पे ये लगेंगे ही नहीं पार्सल और स्प्रेटले पे, ऐसा यूएन क्लोज का बोलना है। क्यों? क्योंकि ये आइलैंड नहीं है ना, आइलैंड नहीं है, और आइलैंड का होने के लिए उसने 2 शर्तें बताई हैं यूएन क्लोज ने। क्या बोला है यूएन क्लोज ने? 2 शर्तें क्या बताई हैं? पहला तो ये कि वहां पर सस्टेन हैबिटेशन होना चाहिए, तभी उसे हम आइलैंड बोलेंगे, और दूसरा, किसी आइलैंड को आइलैंड घोषित करने के लिए जरूरी है कि उसका नॉन एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैपेसिटी वहां पर होनी चाहिए, कि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप वहां पर संसाधनों का दोहन करें और उद्वीप क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उस एरिया को हम जो है आइलैंड क्लेम नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। यूएन क्लोज ने ऐसा बोला। चाइना कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे आइलैंड है, यहाँ कोई नहीं रहता तो नहीं रहता, अब हम जाके रहेंगे। अब चाइना ने वहां पर अपने कंस्ट्रक्शन क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, जबरदस्ती वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना, है ना। क्यों कर रहा है? ताकि उनको स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाया जा सके और साउथ चाइना सी में अपनी मोबिलिटी को क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अगर आप मैप को, अगर आपको याद हो तो आप देखिए कि इस एरिया से, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना का क्या आता है, मैक्सिमम ट्रेड होता है। और इस एरिया में अगर चाइना अपनी पोजीशन को वीक करता है, होल्ड नहीं कर पाता, तो उसके पूरे ट्रेड पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। तो स्ट्रेटेजिकली भी ये जो है चाइना के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। इसलिए ये इन दोनों आइलैंड को डेवलप कर रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और यूएन क्लोज कह रहा है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर अपने डेवलपमेंट्स मत करो, ऐसा यूएन क्लोज बोल रहा है। चाइना कह रहा है हम करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, है ना, इसे बसाएंगे, ताकि हमारा ट्रेड रूट क्या रहे, सही रहे, सेफ रहे, ठीक है। जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है। फिर आगे इस आर्टिकल में बोला गया है कि भाई जो आसियान कंट्रीज हैं वो चाइना से देखो मस्कुलरली नहीं उलझ सकते। चाइना एक जो है ग्रेट पावर है इस रीजन की अगर हम बात करें, तो वो उससे मस्कुलरली तो नहीं उलझ सकते, लेकिन हाँ सब कुछ मिलकर सभी देश कुछ 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 कर रहे हैं। जब वियतनाम ने कुछ परचेजिंग करी है, कुछ नई सबमरीन्स खरीदी हैं, है ना, फिलीपींस ने कुछ एक्टिविटीज वहाँ करनी स्टार्ट कर दी हैं, मलेशिया कुछ कुछ एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना के सामने इन सब की चलेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि चाइना वाले क्या कर रहे हैं, वहाँ पर पोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पर वेसल कंटेंट वेसल को लोडिंग अपलोडिंग की सुविधा वाला पोर्ट बना रहे हैं, उसके अलावा बंकर बना रहे हैं, रनवे बना रहे हैं, और इन सब से चाइनीज एक्सप्लोरेशन से, ड्रिलिंग से ये देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है मलेशियन ईईजेड, वियतनाम के ईईजेड, और ईईजेड जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना, उन सब एरिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उन सब एरिया में आराम से घूमता है, और कोई देश जो है उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता, है ना। अब आप सोचिए, इन सब एरिया में अगर चाइना घूमेगा तो फिलीपींस, यहाँ मलेशिया और यहाँ जापान, इन सब के आसपास की ईईजेड जो होता है ना 200 नॉटिकल माइल्स तक, ईजेड की लिमिट क्या होती है 200 नॉटिकल माइल्स, तो इतने एरिया के करीब भी चाइना क्या कर रहा है, रोल आउट कर रहा है। तो दूसरे कंट्रीज का तो जो इंटरनेशनल राइट है उसी से वो क्या होते जा रहे हैं, वंचित होते जा रहे हैं। ऐसा ये आर्टिकल क्या है, क्लेम कर रहा है। ये गलत बात है और चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा चाइना को नहीं करना चाहिए। उसके बाद कि भाई इंडिया जो है
उसका क्या पोजीशन होने वाला है। तो इंडिया क्या पोजीशन होने वाला है, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव अगर हम देखें उसका देखें तो भाई इंडिया ये चाहता है कि साउथ चाइना सी में एक मल्टीपोल जनरेट, सभी कंट्रीज को बराबर उनकी हिस्सेदारी मिले, बराबर हिस्सेदारी मिले। और इंडिया जो है वो नेबरहुड फर्स्ट की अपनी पॉलिसी को से की जैसे ही चाइना से भी एक्सपेक्ट करता है कि चाइना भी अपने जो है पड़ोसियों को क्या दे, वरीयता दे। और एशिया पैसिफिक एरिया में और पर्शियन गल्फ एरिया में पूरे यहाँ से लेके मलक्का से लेके कहाँ तक, पर्शियन गल्फ, स्वेज कैनाल तक लेकर इस पूरे एरिया में इंडिया के भी अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं। और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाए चाइना का और फिर इंडिया के हाथ से वो रीजन निकल जाए, है ना। तो इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं, अपने राइट्स हैं, अपने फ्यूचर कंसर्न्स हैं, और उस वजह से चाइना की मोनोपोली तो नहीं चाहेगा साउथ चाइना सी में। तो वो यही बात है इसमें कि भाई क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, डिप्लोमेटिक यूज, डिप्लोमेसी की हेल्प लेनी चाहिए इंडो पैसिफिक एरिया में, और ट्रेनिंग एक्सरसाइज को बढ़ा देना चाहिए। जो पड़ोसी हैं आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ा देना चाहिए, है ना, मिलिट्री ड्रिल्स बढ़ा देनी चाहिए, है ना, और अंडमान निकोबार का जो प्लान है उसको जल्दी एक्टिव करना चाहिए, उसको जल्दी से डेवलप करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हम साउथ चाइना सी में जो चाइना का बढ़ता दबदबा है उसको हम किसी हद तक क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम चाइना के खिलाफ एक मैंडेट जुटा सकें और चाइना को मजबूर कर सकें कि वो साउथ चाइना सी में अपनी मानी ना करे, तो ये क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा जो है आर्टिकल बोलता है, ऐसा आर्टिकल बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो ये है प्राइम मिनिस्टर हैं इटली की, ओके, और जियोर्जिया मेलोनी काफ़ी फेमस भी रही हैं कुछ दिनों पहले, है ना। और ये विजिट करने वाली हैं इंडिया की, और इंडिया और इटली के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप क्या हो सकती हैं, क्या इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटजी हो सकती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्या डिफेंस कोऑपरेशन हो सकता है दोनों देशों के बीच में, इसका भविष्य तय करने की विजिट, इस विजिट पे इस पे बात हो सकती है ना। देखिए इंडिया ने इटली से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर भी खरीदे थे, है ना, फिर उसमें फिर विवाद भी रहा, फिर बाद में इंडिया और इटली के बीच में कुछ नाविकों को और सेलर्स को लेके झगड़ा भी हो गया था ना, उनके मरीन्स को लेके काफ़ी दिक्कत हो गई थी, उनके मरीन्स ने हमारे यहाँ किसी लोकल को मार दिया था, उस पर काफ़ी केस वेस भी चला, फिर दोनों देशों के बीच में काफ़ी मनमुटाव भी रहे। तो इनसे क्या है कि काफ़ी जो इटली और इंडिया के रिलेशन है काफ़ी ठहरते नजर आए हैं कुछ दिनों में। तो इस विजिट से उम्मीद है कि उन रिश्तों में फिर से गर्माहट आएगी और फिर से जो है चीज़ें जो हैं वो अपने वापस ट्रैक पे आ पाएंगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है और इटली जो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, म्यूचुअली जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इस विजिट का क्या आउटकम रहेगा ये देखने वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन सी है अगली न्यूज़। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, प्लीज़ इसको मार्क करें, प्लीज़ इसको मार्क करें, प्लीज़ इसको मार्क करिए। क्या है न्यूज़ कि जो नीति आयोग है उसके जो नए सीईओ हैं, नए सीईओ है ना, उनका नाम अब क्या है, उनका नाम क्या है, नए सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ना, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब। पहले कौन थे, तो पहले थे मिस्टर अय्यर, और अब वो जो है वर्ल्ड बैंक में जिम्मेदारी संभालेंगे, और सीईओ जो अब होंगे नीति आयोग के वो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नीति आयोग के। ठीक है, नए होने वाले, तो नया अपॉइंटमेंट है और बहुत ही की पोस्ट है नीति आयोग की। तो जो है हम इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये बोला गया है, अगेन जुडिशरी की तरफ से कमेंट आया है कि देखिए पार्लियामेंट के पास ही यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट को पास करने का राइट है। हमने डिस्कस भी किया है ना। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ये बोला है कि चाहे वो पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म मैरिज एज का एक्ट लाना हो, चाहे वो डाइवोर्स के केस में एनामोलीज का क्वेश्चन हो, इन सबको फर्स्टली एड्रेस करने का जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है ना। और जुडिशरी इसमें पहल नहीं करेगी, ऐसा बोला है डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। ठीक है,
तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, बता दिया है कि इस पर जुडिशरी कोई फर्दर ऐसा वो नहीं देने वाली है, डिसीजन नहीं देने वाली है जो ओवर एक्टिविज्म को दिखाए, हाइपर एक्टिविज्म को दिखाए जुडिशरी के, है ना। तो पहले पार्लियामेंट को इस पर अच्छे से राय बना लेनी चाहिए और उसके बाद ही जो है डिस्कशन होना चाहिए चीज़ों पे कि क्या उसके प्लस पॉइंट और क्या उसके माइनस पॉइंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल सेक्शन की कोई न्यूज़ आज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही बिजनेस पेज पे कोई न्यूज़ है। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कोई न्यूज़ आपको इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी जिसको क्या किया जाए, मेंशन किया जाए। कल एक न्यूज़ थी स्पोर्ट्स सेक्शन में, रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी और जयदेव उनादकट उसके क्या थे, कप्तान। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में इतना ही। बाकी एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, अगले 2-3 दिन के लिए जो लाइव सेशन है हमारा वो थोड़ा डिले होगा। ओके, और इस डिले की कुछ वजह हैं, कुछ काम हैं जो निपटाने हैं, और उसके बाद हम मंडे से फिर वापस इसको 10:30 बजे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो शशांक सर हैं वो इस सेशन को लेंगे और उसके बाद जो है वापस से हम मंडे से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको ये जो सेशन है वो थोड़ा लेट मिलेगा, हो सकता है कि आफ्टरनून सेशन में मिले, बट यस ये जो है आपको मिल जरूर है। ओके, so stay continue with the Success Mantra digital channel and keep watching it. Okay, thank you very much.